बात कर रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। इनपुट के रूप में अगर हम बात करें तो वीना कावा ये पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में लाकर ड्रॉप करती है, वीना कावा। और दूसरा जो इनपुट है वो है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन हमारा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है, लंग्स से आता है। तो ये 2 हो गया आपका इनपुट। आउटपुट की अगर हम बात करें, आउटपुट कौन करता है? एक मेन आर्टरी जो पूरी बॉडी को ब्लड लेके जाएगी उसको हम बोलते हैं एओर्टा। उसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। और वो निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, एओर्टा। और दूसरा जो आउटपुट है वो है आपके पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आउटपुट होता है आपका राइट वेंट्रिकल से। तो ये अब बहुत छोटी सी और कॉमन बात है कि कहाँ से क्या जा रहा है और कहाँ से क्या आ रहा है। देखिए, लंग्स को जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा और जो लंग्स से ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक ऐसे ही बॉडी को जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजन वाला जाएगा और जब बॉडी से वापस आएगा तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये एक जनरल बात हो गई। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट जो हार्ट में समझना बाकी था। हाँ, कल हमने वाल्व के बारे में भी बात किया। वाल्व का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम के हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद था बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इसको ही हमने मिट्रल वाल्व भी बोला था। तो ये थोड़ा सा एक ही नाम है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फिर नेक्स्ट जो वाल्व हमने पढ़ा वो था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको हमने बोला था ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट था, आर्टरी था, खासतौर पे एओर्टा, और हमारा जो था पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों में जब हार्ट से ब्लड आउटपुट हो रहा था तो बैक फ्लो ना हो उसके लिए यहां पर भी मौजूद थे सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। तो ये वाल्व भी हमको थोड़ा याद रखना है। ये कल मैंने आपको काफी अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किया था। अभी आज और क्या बाकी रह गया वो थोड़ा समझिए। इसके लिए मुझे हार्ट का फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मैंने मान लीजिए बनाया है हार्ट, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारा वेंट्रिकल्स। जस्ट समझाने वाला डायग्राम है, आप इसको आराम से समझिएगा। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन वगैरह ये सब कुछ नहीं बना रहा हूं मैं, इनका थोड़ा थिकनेस बना रहा हूं। देखिए यहां पर ये जो दीवारें हैं वो लगभग इतनी मोटी हैं, ये वाली जो दीवारें हैं वो लगभग इतनी मोटी हैं। इनका थोड़ा थिकनेस बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और ये जो दीवार है ये भी ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहां पर ये क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, टॉपिक समझ में आए उसके लिए प्रॉपर डायग्राम होना बहुत जरूरी है। इस तरह से मैंने कुछ ये दीवारें बनाई और थोड़ा सा
इसको प्रॉपर कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही मुझे यहाँ पर ये काफ़ी मोटी दीवार होती है ये वाली, तो इसको मैं थोड़ा सा इतना बड़ा मोटा बना रहा हूँ। अब इसको भी थोड़ा मिटाने की जरूरत पड़ गई। डायग्राम से ही ये पूरा आगे का टॉपिक क्लियर हो पाएगा। ये ऐसे हो गया, काफ़ी मोटी दीवार है ये हो गई। ठीक है, छोड़िए, अब ज़्यादा मैं इतना बारीकी पे नहीं जाऊंगा, बस ये मैंने दीवारें बना दी। ऐसे तो यहाँ पर भी थोड़ा करना था, हो गया। चलिए, ये मैंने बनाया। यहाँ से आपका एओर्टा मुझे निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? एओर्टा। एक्चुअली यहाँ से नहीं होता, पर मैं समझाने के लिए यहाँ से एओर्टा निकाल रहा हूँ। और ये मैंने लगा दिए सेमी लूनर वाल्व। ये क्या लगा दिए? सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, और इधर मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए निकाल देता हूँ पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी गई, और इसमें भी मुझे लगा देना है इस तरह के वाल्व। ये कौन से हैं? ये भी सेमी लूनर वाल्व हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये चीज़ ना समझाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं 3 वाल्व लगा देता हूँ समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पर मैं ये डाइकस्पिड वाल्व लगा देता हूँ। ये एक एक्चुअली यहाँ होल है, यहाँ से ब्लड आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना दिया ताकि समझ में आए। अब देखिए, ये पूरा जो हार्ट की दीवारें हैं, ये पूरा स्पेशल कार्डियक मसल्स से बनी हुई है। कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स की क्या खास प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्रांच्ड होती हैं। ये कैसी होती हैं? ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच्ड होती हैं, और ये थकती नहीं है, लगातार काम करती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट आपस में करती रहती हैं, क्योंकि ब्रांच होती है। तो ये हमारा हार्ट जब से हम पैदा हुए तब से लगातार काम कर रहा है, और ये करता ही रहेगा। जब डेथ हो जाएगी तब फिर इसका काम रुक जाएगा। तो ये हार्ट स्पेशल मसल्स है, और ये हार्ट जो होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप एक्साइट होता है। एक्साइट होता मतलब इनकी जो मसल्स हैं, इनको कोई नर्वस सिस्टम के कमांड की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी मसल्स हैं वो कब काम करती हैं? जब नर्वस सिस्टम से कोई मैसेज मिलता है तब काम करती हैं। लेकिन ये कार्डियक मसल्स अपने आप काम करती हैं। हमारा हार्ट किसी भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता। हालांकि नर्वस सिस्टम इसको मॉडरेट करता है, स्पीड इसका बढ़ा सकता है, स्पीड इसका घटा सकता है। लेकिन नर्वस सिस्टम एक ऐसा नहीं है कि वहां से सिग्नल मिलेगा तब हार्ट काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ये ऑटोमायोजेनिक फंक्शन करता है। मायोजेनिक, इसकी मसल्स खुद अपने आप में खुद अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करती हैं, और उससे पूरा हार्ट काम करता है। हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। मायो का मतलब होता है मसल्स। मसल्स खुद अपना काम करती हैं, ऑटो एक्साइटेबल है। तो उसके लिए इस हार्ट में वो मसल्स हमको ढूंढनी है जहां से शुरू होता है सिग्नल कि कब किस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और किस पार्ट को रिलैक्स करना है। अब मैंने बताया ना ये मायोजेनिक है, ये मसल्स खुद कार्डियक मसल्स में ऐसा कुछ पार्ट होगा जहां से कहीं से तो शुरुआत होगी ना कॉन्ट्रैक्शन की, और ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब सीधा ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। ब्रेन इसको केवल मॉडरेट कर सकता है, थोड़ा रेट हार्ट बीट बढ़ा सकता है, हार्ट रेट थोड़ा कम कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन हार्ट अपना खुद का काम खुद करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है।
इसके लिए इसमें क्या पूरी दीवारों में कार्डियक मसल्स मौजूद हैं। फिर भी यहां आप देखिए ये आपका राइट एट्रियम है, ध्यान देना ये क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों कमरों के नाम तो आपको याद होंगे। यहां जो राइट एट्रियम में अपर पार्ट में देखिए, अपर पार्ट के भी राइट में, राइट एट्रियम के अपर पार्ट के राइट साइड में यहां पर मसल्स का एक गुच्छा होता है, एक स्पेशल फूला हुआ पार्ट होता है मसल्स का, और ये वो जगह है जहां से इस हार्ट के लिए सिग्नल रिलीज होते हैं कि किस पार्ट को कब एक्साइट करना है। एक्चुअली यहां पर मसल्स में एकदम कॉन्ट्रैक्शन वाला एक पोटेंशियल डेवलप होता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, एक पावर, एक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक मैसेज यहां से जनरेट होता है। और इस गुच्छे को, ये जो कार्डियक मसल्स का एक गुच्छा बन गया है, इसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। नोड मतलब गांठ, SAN, हाँ इसको क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। नाम याद होना है, बायोलॉजी में बस नाम ही याद करना है, नए नए नाम बार बार आते हैं। SAN ये राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में एक नोडल टिश्यू का एक गुच्छा है, और ये नोडल टिश्यू वाकई में कार्डियक मसल्स से ही बना है। और यहां से कुछ मसल्स इन दीवारों से होते हुए ये कार्डियक मसल्स पहुंचती हैं इस जगह पर। यहां पर भी एक और गुच्छा मौजूद होता है, ये कनेक्शंस बना हुआ है, दीवारों में होके कुछ टिश्यू आए हैं, नोडल टिश्यू आए हैं, और यहां पर भी एक और फिर से मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ फूला हुआ स्वेलन पार्ट है, ये भी एक नोडल टिश्यू है। और इसको हम बोलते हैं, चूंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के पर्दे के पास में, यहां इस जंक्शन पे यहां पर होता है, हम कह सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, राइट एट्रियम के लेफ्ट के वेंट्रल में, राइट एट्रियम के वेंट्रल की लेफ्ट साइड में वेंट्रल में मतलब नीचे, एट्रियम और वेंट्रिकल का जो जॉइंट है यहां पर ये एक गुच्छा मौजूद है, और इसको हम बोलते हैं AVN। मतलब ये इसका पूरा नाम अगर बात करें एट्रियो इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AVN, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के इस जंक्शन पे इस जो सेप्टम है इसके जस्ट ऊपर ये लगा हुआ है। तो ये जो कुछ फाइबर्स है मसल्स के, जब यहां की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सिग्नल यहां से होते हुए इस गुच्छे को भी मिलता है, ये भी मसल्स का गुच्छा है, नोडल टिश्यू है, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर यहां से कुछ फाइबर निकलते हैं जो इस दीवार में आते हैं। ये कौन सी दीवार है, ये कौन सी दीवार, इसको क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। यहां पे ये एक मसल्स का गुच्छा आता है जो सिग्नल लाता है कॉन्ट्रैक्शन के। सबके नाम बताएंगे। यहां पर आकर ये दो ब्रांच में बढ़ता है, एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरह से, और ये सिग्नल यहां से होते हुए पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाते हैं, पूरे वेंट्रिकल के अंदर ये चले जाते हैं। जैसे हमारी आंख के अंदर आपने देखा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ऐसे ही इस हार्ट के वेंट्रिकल की पूरी दीवारों में ये इस तरह के फाइबर, ये गुच्छे, ये पूरा सिग्नल इन दीवारों में स्प्रेड हो जाता है, इनमें ये पूरा सिग्नल स्प्रेड हो जाता है। अब थोड़ा सा नाम जानते हैं, किस फाइबर को क्या बोलते हैं। देखिए साइनो एट्रियल नोड, ये आप नोडल फाइबर इनको बोल सकते हैं। सिंपल नोडल फाइबर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं AVN के पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां पर ये नोडल फाइबर ही हैं, ये वाले जो हैं इनको क्या बोलते हैं, नोडल फाइबर, नोडल
फाइबर, ये भी नोडल फाइबर है, वहां मैं बार बार नाम लिखना ठीक नहीं है। ये नोडल फाइबर जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आते हैं तो यहाँ ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट में बढ़ते हैं। इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, हिस नाम के साइंटिस्ट ने इन बंडल्स को देखा, ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपने नाम से इनको नाम रख दिया, बंडल ऑफ हिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जब आप पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा बंडल ऑफ हिस इज रिलेटेड विद विच ऑर्गन। आंसर में होगा ब्रेन, आंसर में होगा मसल्स, आंसर में होगा किडनी और आंसर में होगा हार्ट। तो फिर बंडल ऑफ हिस लगेगा, अरे ब्रेन में तो नहीं है भाई, किडनी में तो नहीं है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है। बंडल ऑफ हिस सीधा सीधा हार्ट में आना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बंडल ऑफ हिस आके यहाँ जो ब्रांच नेटवर्क बना रहा है पूरी दीवारों में। अब देखिए इसको 3 डायमेंशन में देखिए, हार्ट पूरा एक गोल है, एक फिस्ट के जैसा है, तो चारों तरफ की दीवारों में ये फाइबर फैल जाते हैं। ये चारों तरफ ये फाइबर इनसे निकल के पूरे वेंट्रिकल को मैसेज देते हैं और यहाँ पे जितनी भी मसल्स हैं वो सब मसल्स काम करना शुरू करती हैं। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। तो बस ये दो नाम आपसे, क्योंकि इनमें साइंटिस्ट का नाम लगा हुआ है इसलिए इनको इंपॉर्टेंट दिमाग में डालना है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। और अब आप समझिए कि आखिर हमारा हार्ट काम कैसे करता है। ऑलरेडी मैं बताया हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, मसल्स खुद अपना काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सिग्नल सबसे पहले कहां शुरू हुआ, इसकी बात करें तो आंसर आएगा SAN। ये वो नोडल टिश्यू है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट इन नोडल टिश्यू से ट्रांसफर होकर इन दीवारों से होते हुए आता है ऐसे। तो इस चूंकि पूरे हार्ट के रिदम को ये ही शुरू करता है, ये स्टार्टिंग करने वाला है, इसलिए SAN को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। पेस मेकर, पूरे हार्ट की एक्टिविटी को ये शुरुआत करता है, पेस मेकर होता है ये हार्ट का, ठीक है। ये यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में नोडल टिश्यू से सिग्नल आते हैं और पूरी दीवारों को वो मैसेज स्प्रेड होता है, ठीक है। ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। पेस मेकर का नाम याद होना है। 1 मिनट में ये SAN, 1 मिनट में ये SAN लगभग 70 से लेकर 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल रिलीज करता ही रहता है। यहां से जब तक पोटेंशियल निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन ये करंट बनाना बंद कर देगा, हम हार्ट काम करना बंद कर देगा। ये पेस मेकर। अभी कुछ लोगों का पेस मेकर सही ढंग से पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता, तो आर्टिफिशियल बैटरी से चलने वाला पेस मेकर भी हम हार्ट में लगवाते हैं। उसकी बैटरी बदलवाने के लिए बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बैटरी चलती है अलग अलग। तो हमने, हमारा साइंस काफी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन यहां से सिग्नल ये जनरेट, ये मसल्स अपने आप करते रहना चाहिए, तब तक हमारा हार्ट नॉर्मल काम ही करेगा। तो ये पेस मेकर होता है SAN। क्लियर? ओके। पोजीशन राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में, AVN की पोजीशन राइट एट्रियम के वेंट्रल के लेफ्ट साइड में। बस डायग्राम याद रहेगा तो सब याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर हार्ट काम कैसे करता है। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल, हार्ट हमारा एक पर्टिकुलर रिदम में लगातार काम करता है, एक साइक्लिक स्टेप्स, साइक्लिक पाथवे फॉलो होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम उस स्टेज पर हैं जब
अब यहां पर देखिए सेमिलूनर वाल पे गौर करो, पहले तो इनको देखो थोड़ा वाल को। अगर यहां पर इधर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये आउटपुट होगा, प्रेशर क्रिएट करेंगे उस वक्त ये गेट खुला होना चाहिए, और जब ये प्रेशर खत्म होगा तो ये ब्लड वापस आ सकता है, उस वक्त गेट बंद होना चाहिए। मतलब जब नॉर्मल पोजीशन है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रेशर नहीं है, उस वक्त सेमिलूनर वाल्व आपके कैसे होंगे, बंद होंगे। ये प्रेशर जब अप्लाई करेगा तो फिर ये खुलेंगे, नहीं तो नॉर्मली बंद रहेंगे। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम के वाल्व की अगर हम बात करें तो ऊपर से ब्लड नीचे लगातार आता ही रहता है, आता ही रहता है, इसको ये खुले ही रहते हैं। लेकिन जब यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा वेंट्रिकल में तो इधर ब्लड जाना चाहिए, अगर ये प्रेशर करेगा ऊपर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उस वक्त जब ये वेंट्रिकल प्रेशर क्रिएट करेगा उस वक्त ये बंद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये यहां पर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पहले बंद होंगे, तो फिर और प्रेशर क्रिएट होगा, फिर ये गेट खुल जाएंगे। वन वे डायरेक्शन रखना है, वाल्व का यही तो काम है। चलिए अब हम कार्डियक साइकिल की सही ढंग से शुरुआत करते हैं। हम उस पोजीशन पे हैं जब चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में है, किसी में भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टॉल। देखिए दो शब्द दिमाग में रखिए, सिस्टॉल, सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जब चैम्बर पिचक रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टॉल। और जब चैम्बर रिलैक्स हो रहे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टॉल। बात समझ में आ गई, सिस्टॉल और डायस्टॉल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी शुरुआत में अगर हम कार्डियक साइकिल समझ रहे हैं तो चारों चैम्बर एकदम रिलैक्स हैं। रिलैक्स हैं इसका मतलब यहां पर लंग्स से ब्लड आ रहा है, यहां पर वीना कावा से ब्लड आ रहा है, इनके अंदर ब्लड लगातार आ रहा है, वो तो रुकने वाला नहीं है, वो तो ब्लड लगातार आ रहा है, ठीक है। और यहां से ब्लड इनमें जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये गेट तो खुले पड़े हैं और ये गेट आपके बंद हैं, ये बंद है और ये बंद है। जॉइंट डायस्टॉल में लगातार ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता रहता है और राइट एट्रियम से होते हुए ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता रहता है, ठीक है। अब ये ब्लड लगभग इतना भर गया है, ये चैम्बर लगभग इतने भर रहे हैं, ऊपर के गेट खुले हुए हैं, नीचे के गेट बंद हैं। ये धीरे धीरे चैम्बर कमरे भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे। अब जब ये भर रहे होते हैं उस वक्त SAN एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब क्या हो गया, SAN ने क्या कर दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम SAN। अब जैसे ही पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो पोटेंशियल इन फाइबर से होते हुए एट्रियम की दीवारों से होते हुए यहां पहुंचेगा, और चूंकि मैसेज अभी यहां ट्रेवल कर रहा है, एट्रियम की दीवारों में अभी जा रहा है, इसलिए एट्रियम की दीवारों में एक मैसेज आ गया कि भैया सिग्नल जा रहा है, तो ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। एट्रियम की दीवार में अब कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, आप सीधा बायोलॉजी का शब्द यूज करो, सिस्टोल इन एट्रियम शुरू हो गया। कब शुरू हो गया, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ SAN से। जैसे ही ये मैसेज इस दीवारों में घूमा तो इस दीवारों की जितनी भी मसल्स हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, इन लेफ्ट एट्रियम के अंदर और भी जो ब्लड आ रहा था उसको प्रेशर के साथ इसमें भर दिया गया, इन चैम्बर में एकदम फिल कर दिया। ये चैम्बर बिल्कुल यहां तक फुल हो गए, पूरे एट्रियम आपके पिचक रहे, उस वक्त एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, सिकुड़ रहे, और जितना भी ब्लड एट्रियम में था वो पूरा प्रेशर के साथ वेंट्रिकल में पुश कर दिया गया। तो
आपका ये गेट बंद है, ये गेट बंद है, ये अभी खुले थे, जैसे ही एट्रियम की दीवारों ने प्रेशर किया पूरा का पूरा एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया। ये बात आपको समझना है। मैसेज कहां पहुंच गया? एवीएन के पास। जैसे जैसे वो पोटेंशियल आगे बढ़ता जाएगा, पीछे की इधर अब रिलैक्स होता जाएगा। अब सिग्नल यहां पहुंचा, अब ये इसको ट्रांसफर कर देगा आगे वेंट्रिकल्स की दीवारों में, और जैसे ही ये मैसेज इधर आ जाएगा वेंट्रिकल में, अब इधर का पोटेंशियल हो गया खत्म। भाई एट्रियम का पोटेंशियल अब किधर आ गया है? अब वो वेंट्रिकल साइड में आ गया। ये थोड़ा बूस्ट अप करेगा सिग्नल को और इधर की साइड में भेज देगा। अब इधर आपका पोटेंशियल आ रहा है, तो अब धीरे धीरे आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि सिग्नल इधर आ गया। वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहां का सिग्नल अब आगे ट्रांसफर हो गया, तो ये धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं। एक ऐसी पोजीशन आ गई कि इनका पोटेंशियल अब इधर ट्रांसफर हो गया, तो यहां की मसल्स फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो चौथी अगर हम बात करें तो अब क्या हो रहा है? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ दिस पोटेंशियल इन द बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, नाउ द वेंट्रिकल विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर हम लिख सकते हैं वेंट्रिकल स्टार्ट फॉर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल करना शुरू करते हैं, और इसी वक्त क्या हो रहा है? डायस्टोल इन एट्रियम। एट्रियम के अंदर डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल शुरू हो रहा है। यहां पर प्रेशर खत्म हो गया, ये रिलैक्स हो रहे चेंबर, ब्लड तो आता जा रहा है लेकिन ये रिलैक्स पड़े हुए हैं अभी। और यहां पर अब प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इसके अंदर जो ब्लड भरा पड़ा है अब ये पिचक रहा है, तो ये प्रेशर लगाता है, तो ये गेट बंद हो जाएंगे। कौन से वाल्व बंद हो जाएंगे? यहां पर अगला स्टेप क्या हो गया? क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व बंद हो गए, लेकिन पोटेंशियल पूरी दीवारों में घूम रहा है। ये रिलैक्स हो चुके, ध्यान देना। अब पोटेंशियल यहां पर है, वेंट्रिकल आपके अब और प्रेशर कर रहे हैं। गेट तो बंद हो गए, ब्लड वापस नहीं जाएगा, लेकिन और प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये गेट खुल जाएंगे और ब्लड इधर पंप हो जाएगा। क्या होगा? 6 नंबर पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, एकदम वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से ये क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड पहले ये बंद होंगे, उसके बाद ओपन हो जाएंगे आपके सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व ओपन हो गए। अब ये जितना भी पोटेंशियल था, मैक्सिमम पावर से दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ गए। अब पोटेंशियल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक वर्क में कन्वर्ट हो गया। वो जो एनर्जी आई थी वो वर्क में खर्च हो गई, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब वो जैसे ही पोटेंशियल खत्म होता है, अब ये रिलैक्स होना शुरू करते हैं। ये पहले से ही रिलैक्स थे भाई, इनका पोटेंशियल जब नीचे आ गया तो ये तो पहले से ही रिलैक्स थे। अब इनका पोटेंशियल जब ब्लड इनमें चला गया, जब दोनों ये चेंबर जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इनका भी पोटेंशियल खत्म हो गया, तो ये भी अब डायस्टोल में आ जाएंगे। ये क्या हो गया? वेंट्रिकल में क्या आ गया? अब डायस्टोल आ गया। अब ये भी डायस्टोल हो गया, ये भी डायस्टोल हो गया, मतलब ये जॉइंट डायस्टोल बन गया। फिर से चारों चेंबर फिर से रिलैक्स हैं। अब जैसे ही यहां का प्रेशर खत्म हुआ, ये रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने से क्या हुआ? ये गेट बंद हो गए। डायस्टोल होने से ही क्या हो गया? नंबर 8 सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो गए, और अब यहां प्रेशर कम हो गया, तो ये वाल्व ओपन हो गए। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड नाउ ओपन एंड इट इज द जॉइंट डायस्टोल। ये खुल गया, ये खुल गया, ये फिर से बंद हो गया, ये फिर से बंद हो गया, और जो यहां ब्लड अभी ऊपर भर रहा था वो फिर से इसमें नीचे टपक गया, यहां पे फिर भर गया। ये चेंबर फिर से भरना शुरू हो गए। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, गूगल पे थोड़ा सा वीडियो देखना है। मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा गौर से इसको पढ़ भी लेंगे तो आपका ये टॉपिक अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा।
फिर से क्या होगा, फिर से यहां से पोटेंशियल जनरेट होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियम में जो ब्लड कलेक्ट हुआ था वो फिर से यहां पे आ जाएगा, तब तक ये मैसेज यहां पहुंच गया, अब यहां पे ट्रांसफर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे, फिर से ब्लड पंप हो गया। 1 मिनट में 70 से 75 बार ये बार बार पोटेंशियल जनरेट करता रहता है। जॉइंट डायस्टोल से वापस जॉइंट डायस्टोल आ गया, मतलब एक साइकिल पूरा हो गया। और एक साइकिल पूरा होने में समय लगता है केवल 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। अगर हम एवरेज बात करते हैं तो 72 टाइम्स पर मिनट होता है, सेकंड का भाग दीजिए, सॉरी ये 60 सेकंड में 72 टाइम्स होता है, तो एक सेकंड में कितना होता है 72/60। लेकिन 72 आपका जो हार्ट बीट होता है 72 वो 60 सेकंड में होता है, और एक हार्ट बीट में टाइम कितना लगेगा 60/72, तो ये आएगा 0.8 सेकंड। थोड़ा मैथमेटिकल सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ये याद रखिए एक कार्डियक साइकिल होने में कितना टाइम लगता है, ये आपको याद होना है, 0.8 सेकंड लगता है। कैसे आएगा 60/72। एक कार्डियक साइकिल होने में 0.8 सेकंड लगता है। और जब एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है तो यहां पर जो ब्लड था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां पर जो ब्लड था, जितना भी ब्लड था, वो एक कार्डियक साइकिल में पूरा का पूरा ब्लड यहां पंप हो गया इधर और इधर। तो हर 0.8 सेकंड में लगभग 70 ml ब्लड आउटपुट कर देता है। 70 ml, दोनों चेंबर मिलाकर कितना ब्लड बाहर कर देते हैं 70 ml। और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक लगाने में, एक बार पुश करने में कितना ब्लड बाहर पंप होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डियक साइकिल में हाउ मच ब्लड विल बी पंप्ड बाय द हार्ट, इट विल नॉन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक का मतलब एक धक्का लगता है, पुश होता है ब्लड, तो हार्ट एक धक्के में कितना ब्लड बाहर फेंकता है, उसका आंसर आएगा 70 ml। शब्द याद रखिए स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो ये 72 टाइम्स पंप करता है, 72 टाइम। तो एक स्ट्रोक में, थोड़ा सा इसको देखिए, हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट 70 ml ब्लड ट्रांसफर करता है, आउटपुट करता है, आउटपुट। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमारा हार्ट बीट कितना है, 1 मिनट में हार्ट कितने कार्डियक साइकिल रिपीट करता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। मतलब पर मिनट अगर हम बात करते हैं पर मिनट कितने कार्डियक साइकिल रिपीट होते हैं, तो आंसर आता है, एवरेज की बात करते हैं 72 टाइम्स एवरेज है। आप दौड़ के आएंगे तो हार्ट बीट ज्यादा मिलेगी, आप सो रहे तो थोड़ी कम मिलेगी। छोटे बच्चों की हार्ट बीट ज्यादा होती है, हाँ, थोड़ा सा ये अलग अलग होता है, डरना नहीं है, हार्ट बीट थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो ये एवरेज निकाला 72 टाइम्स। तो हार्ट बीट पर मिनट ये हमारा कार्डियक साइकिल 72 टाइम्स रिपीट होता है। जब जॉइंट डायस्टोल था फिर से जॉइंट डायस्टोल बनता है, 1 मिनट में ऐसा 72 बार हो जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, एक आउटपुट 70 ml। अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा हार्ट 1 मिनट में, तो इतने सेकंड में इतना ml करता है, या तो ये याद रखो आप, यही याद रखना है, 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड पंप करता है। तो टोटल 60 सेकंड में कितना ब्लड पंप करेगा, आपका आएगा लगभग 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है आपका हार्ट। मल्टीप्लाई करके देख लो, आप समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ ऐसे रटने की बात नहीं है, लगभग 5 लीटर ये आ जाएगा। क्योंकि 0.8 सेकंड में एक स्ट्रोक में 70, तो 72 स्ट्रोक में कितना
करो ना, क्या दिक्कत है। या आप 0.8 सेकंड में इतना तो 60 सेकंड में कितना, आप ऐसे कर लो, बात एक ही आएगी, उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। हार्ट पर मिनट कितना आउटपुट करता है ब्लड, वो होता है लगभग 5 लीटर। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में कितना करता है, ये होता है एक मिनट में कितना करता है। जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका ये थोड़ा ज्यादा होता है बजाय एक नॉर्मल व्यक्ति के। उनका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है बॉडी में, आउटपुट ज्यादा होता है कार्डियक आउटपुट। एथलीट का, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शब्द थे। स्ट्रोक वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है, कार्डियक आउटपुट पूछा जाता है। अब 5 लीटर ब्लड हर मिनट में पंप करता है, और हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर ही होता है पूरी बॉडी में ब्लड। चाहे वो 500 किलो का आदमी है, चाहे 50 किलो का आदमी है, ब्लड की क्वांटिटी तो उसमें इतनी ही रहेगी, लगभग 5 से 5.5 लीटर इसके बीच में ही रहती है। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है, लगभग 1 मिनट में वो पूरा घूम के वापस वहीं आ जाता है जहां था। लगभग तो वही हो गया। अगर 5 लीटर भी किसी व्यक्ति में ब्लड माने, तो हर मिनट में 5 लीटर घूम रहा है। इसका मतलब हर मिनट में ब्लड हमारा लगातार ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, फूड डिलीवर कर रहा है, वेस्टेज को कलेक्ट कर रहा है, और लगातार रिफ्रेश होता रहता है। इतना स्पीड से ब्लड अंदर चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब एक सवाल और बार बार आता है, जिसको बोलते हैं हार्ट बीट। बीट का मतलब थोड़ा साउंड। हार्ट बीट में हम स्टेथोस्कोप से कुछ आवाज सुनते हैं हार्ट की, स्टेथोस्कोप से, और वो आवाज आती है हमको लब और डब साउंड। लब और डब, ये साउंड आते हैं। धक धक ऐसे करता है, तो लब डब ऐसे होता है। तो ये जो साउंड है लब साउंड, ये कब आता है और कहां से आता है, और डब साउंड कब आता है और कहां से आता है, ये हमको थोड़ा समझना है। देखिए, जब आपका हार्ट बीट यहां पर, जब ये आपका सिस्टोल डायस्टोल चल रहा है, थोड़ा सा मैं इस तरह की बात करता हूं। यहां पर आपका बाइकस्पिड, यहां ट्राइकस्पिड, यहां सेमीलूनर वाल्व। देखिए, जब आपका ब्लड इधर से इधर आता है, तो ये गेट खुले हैं, ये गेट बंद हैं, ये गेट खुले हैं, ये गेट बंद है। ठीक है, नॉर्मल आ रहा है, सिंपल, ये जॉइंट डायस्टोल में। साउंड कब आता है, जब वाल्व क्लोज होते हैं। ओनली ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ वाल्व द साउंड विल बी क्रिएटेड। वाल्व ओपन में कोई साउंड नहीं आएगा। वाल्व जब क्लोज होते हैं, प्रेशर के साथ जब एक धक्का लगता है फटाक से, तब साउंड आता है। ओपन में क्या है, वो तो खुल जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो वाल्व क्लोजिंग के समय सबसे पहले ध्यान रखिए, क्लोज जब होते हैं तब वाल्व आते हैं। तो देखिए पहले क्या क्लोज हुआ, यहां पे ब्लड आ रहा था, अब इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, अभी भी ये वाल्व बंद है, ये वाल्व बंद है। अब जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये वाल्व पहले बंद होंगे। इसका मतलब ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड एक साथ जब क्लोज होते हैं तो पहला साउंड आता है, और वो साउंड होता है लब साउंड। ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, द लब साउंड विल बी क्रिएटेड। अब जब ये रिलैक्स हो रहा है, तो ये तो ओपन हो रहे हैं, ओपन का कोई साउंड नहीं आएगा, लेकिन ये अब क्लोज हो जाएंगे। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं, जब सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं, तो डब साउंड आता है। तो ये वाल्व हर मिनट 72 टाइम्स खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, और स्टेथोस्कोप से इनका साउंड हम मेजर करते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और डॉक्टर जो होता है उस
हार्ट के साउंड से ये पहचानता है कि आपके अंदर किस टाइप का डिसऑर्डर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्रेशर ब्लड का ज़्यादा है, क्या प्रेशर ब्लड का कम है, क्या वाल्व प्रॉपर बंद हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकफ्लो हो रहा है। तो डॉक्टर उस साउंड से कुछ समझने की कोशिश करता है। हाँ, बहुत सारे डायग्नोस्टिक फीचर, जब आप डॉक्टर बन जाएं तो फिर मुझे समझाना कि उस स्टेथोस्कोप सुन के क्या पता चलता है कि क्या हो रहा है, कि केवल वैसे मरीज की तसल्ली देने के लिए कभी हाथ पे लगाएंगे, कभी पैर पे लगाएंगे, कभी मुंडी पे लगाएंगे। अरे भैया, वो तो हार्ट का साउंड सुनना है, बस वो हार्ट के पास ही लगाओ, इधर उधर क्यों लगा रहे हो उसको। फिर भी डॉक्टर थोड़ा सा, अरे मरीज बोलता है आज तो मैं बढ़िया चेक किया, जगह जगह लगा के डॉक्टर ने मुझे जगह जगह लगा के चेक किया और सही दवाई दी, तो मरीज वैसे ही सही हो जाता है। हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के मैंने आज आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए, फिर भी इमेजिनेशन करना है। वीडियो थोड़ा सा भी यूट्यूब पे देखें और एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये पैराग्राफ सही ढंग से पढ़ के देखना, तभी ये आपका क्लियर होगा और परमानेंट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज का टॉपिक तो बस यहीं ख़त्म करेंगे, कल थोड़ा ईसीजी वगैरह के बारे में बात